हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मास और वेट के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स में, चाहे वो डिफेंस एग्जाम हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और सबसे बड़े फायदे की बात आपके लिए ये है कि ये एक छोटा टॉपिक है जिससे लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं। जी हाँ, आपके सामने एग्जामिनर कोई नया क्वेश्चन पुट नहीं करता है, वो यही गिने चुने 12 से 13 क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे उन क्वेश्चंस को ही बार बार घुमाकर वेरिएशन करके आपसे पूछता रहता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के बारे में भी जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस का आंसर एक बार में चाहिए तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे टॉपिक का नाम है क्या? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है बेटा, मास एंड वेट, यानी कि मास को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यमान। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? भार। सर, होता तो सब एक ही जैसा है। आपने जब आप कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं क्लिनिक में, तो आप शौक में ही क्या करते हैं? वेट मेजर करने की कोशिश करते हैं कि लाइए हम अपना वेट मेजर करें। लेकिन वो जो वेट है, क्या वो एक्चुअल में वेट है? दिखा तो केजी में रहा है कि 70 केजी आपका वेट है। फिर आपका क्वेश्चन उठता है क्या वो मास है? तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि वो वेट है कि मास है, कि आखिर वो है क्या जो हमें वो स्केल दिखा रहा है। उन सारी चीज़ों के जो कंफ्यूजन है आपके, उसको ही खत्म करने के लिए आज का ये सेशन हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम मास के साथ। मास, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, आखिर होता क्या है? मास हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यमान। क्या होता है द्रव्यमान या मास? अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं कि सर डेफिनेशन बताइए क्या होती है द्रव्यमान की, तो आप सिंपल सी बात बताइए। ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कहूं कि ये मैटर से बना हुआ है, जी सर बिल्कुल बना हुआ है मैटर से। क्यों? क्योंकि मैटर हमें पता है क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें वेट, जो आपका स्पेस वो ऑक्यूपाई करे और आपको दिखाई भी दे। ठीक है, आपको दिख भी रहा है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब ये मैटर से बना हुआ है। जी सर बिल्कुल मैटर से बना हुआ है। इसमें कितना मैटर है? इसमें कितना मैटर है? उस मैटर को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं कि इसमें जितना मैटर है उसे ही मैं मास कहता हूं। नहीं आया? चलो डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं। यानी कि अगर मैं बात करूं मास क्या है, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना अमाउंट में क्या है, किसका? मैटर का। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसका मास कहते हैं। हो तो गई डेफिनेशन। क्या दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आज के बाद भूलना नहीं है। क्या मास क्या है? सर मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना मैटर है उसे मास कहते हैं। उसे ही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं बेटा? मास कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या? अच्छा, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं? आज पूरा पोस्टमार्टम करके रहेंगे मास और वेट के बारे में। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहली डेफिनेशन क्या बनी कि ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट है उसे ही हम उसका क्या कहते हैं? मास कहते हैं। हाँ जी सर, समझ में आ गया। आगे बताइए, आगे क्या है? आगे है क्वांटिटेटिव मेजर किसका बेटा? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। दूसरी डेफिनेशन ये बनती है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का जो मेजरमेंट है वही उसको क्या बताता है? मास को रिप्रेजेंट करता है। अरे सर डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आ गई, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आया? कंफ्यूजन सर ये आया इनर्शिया क्या होता है।
अगर आपको आता है तब तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जिन बच्चों को यही नहीं पता कि इनर्शिया क्या होता है तो उसका क्वांटिटेटिव मेजर क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव मेजर तो नहीं कर पाएंगे। हाँ जी सर इनर्शिया नहीं समझ में आया, आपसे अगर मैंने पूछा होता ये क्वेश्चन कि बताइए इनर्शिया क्या होता है, आप तुरंत जवाब देते हैं सर जड़त्व होता है। क्या होता है, जड़त्व होता है। लेकिन बेटा यहाँ इंग्लिश की वोकैब नहीं चल रही है कि हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो। जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है, बात उसकी होनी चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं साइंस। तो इनर्शिया आखिर है क्या, किसका हम क्वांटिटेटिव मेजर कर रहे हैं, जो हमें मास दे रहा है, जो हमें क्या दे रहा है, मास दे रहा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनर्शिया के बारे में कि आखिर इनर्शिया है क्या। इनर्शिया बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है, जी हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। क्या है इनर्शिया, इनर्शिया सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं बिल्कुल। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी टेंडेंसी यानी कि प्रॉपर्टी है जो इसमें होने वाले, इसकी स्टेट में होने वाले चेंज का क्या करेगी, अपोज करेगी। स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, स्टेट का मतलब अगर ये अभी रेस्ट में है तो ये इनर्शिया क्या कहेगा, इसकी वो नेचर जो ये कहेगी इसको रेस्ट में ही रहने दो, इसमें कोई चेंज ना लाओ। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको देखो मोशन में ला रहा हूं, तो मैं मोशन में लेकर आ रहा हूं क्योंकि मेरा जो फोर्स है वो इसके टेंडेंसी इनर्शिया की जो है उससे ज्यादा है, इसलिए मैं इसको हिला पा रहा हूं। अगर आपके घर में जो दीवार है उसको हिला के दिखाइए, क्यों नहीं हिलती आपसे, क्योंकि उसका इनर्शिया है आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से ज्यादा, इसलिए आप उसको नहीं हिला पाते। लेकिन इस मार्कर को मैं आराम से हिला लेता हूं, क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया मेरे लगाए गए फोर्स के कंपैरिजन में बहुत लो है। क्लियर हुआ। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया, अगर मैं इनर्शिया की बात करूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी इनर्शिया की, आपको एनएलएम में पढ़ा भी चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एनएलएम में जाके पढ़ सकते हैं इनर्शिया को और डिटेल में। यहां मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन स्टेट, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्टेट में होने वाले चेंज का जो अपोज करेगी वही टेंडेंसी हमारी क्या कहलाएगी बेटा, इनर्शिया कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर है, आपको बेसिक समझ में आया। मास क्या है सर, मास मैटर का वो अमाउंट है जिसको हम मेजर कर लें, मैटर का वो अमाउंट है जिसको मेजर कर लें तो हम कहेंगे वो मास है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं इनर्शिया को क्वांटिटेटिव वे में मेजर कर लूं तो भी मैं कहूंगा वो मास है। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया जड़त्व है। अरे सर जड़त्व थोड़ी ना, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जो क्या कहती है कि मेरी जो स्टेट है, यानी कि अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मुझे रेस्ट में ही रहने दो, और अगर मैं मोशन में हूं तो मुझे मोशन में ही रहने दो। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए इसको हटाते हैं। ये तो था मास की डेफिनेशन, हमने इंट्रोडक्शन जान लिया कि आखिर मास होता क्या है। अब बात करते हैं मास की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। जी हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनता है बेसिक प्रॉपर्टीज से ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा कि इसके एसआई यूनिट के बारे में जान लीजिए। चलिए एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बेटा एसआई यूनिट क्या होगी, आप सब ने कहा है जाओ दुकान से, मम्मी कहती हैं जाओ लेके आओ 2 किलो चीनी। 2 किलो क्या है, मेजर है किसका, चीनी का। चीनी में क्या है, मैटर। मैटर क्या है, अमाउंट। मैटर का अमाउंट ही क्या कहलाता है, मास। तो किलो क्या हुआ, अरे सर समझ में आ गया। केजी क्या है आपकी, केजी इसकी एसआई यूनिट होती है। मास की एसआई यूनिट केजी है। सीजीएस ग्राम, यार सिंपल सी बात है। फिर अगर मैं फुट पाउंड सेकंड में आ जाऊं तो पाउंड। क्लियर है। तो मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं तो एसआई यूनिट मास की क्या हो जाती है बेटा, केजी हो जाती है। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमें पता चल गया। अच्छा, मेन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये आपका आ गया। क्वेश्चन याद रखिएगा, मैंने बोला है 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और यही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी बनने वाला नहीं है। चलिए एसआई यूनिट मास की पता चल गई। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर है या वेक्टर, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। सर याद कराओगे क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं याद कराऊंगा, याद नहीं रखना है। रटने बैठ गए, मास स्केलर है, उसके बाद वेट क्या है वो आगे बताएंगे।
वो आगे बताएंगे। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, रटना है? बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं रटना, चलो समझते हैं। क्या सर ने बताया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैटर का बना हुआ है, मैटर की क्वांटिटी है, क्वांटिटी है यानी कि क्वांटिटी है यानी कि मैग्नीट्यूड है यार, क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है क्या मैंने डायरेक्शन बोला? मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला, डायरेक्शन बोला ही नहीं। और अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी तो आपका मास कैसी क्वांटिटी बनता है? स्केलर क्वांटिटी बनेगा। रटना है, समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर। तो मास आपकी स्केलर क्वांटिटी क्यों है? मास स्केलर क्वांटिटी इसलिए सर, क्यों? क्योंकि वो अमाउंट ऑफ मैटर है। अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड जहां होता है वहीं तो स्केलर आता है भैया। समझ में आ गया? तो ये होगी दो प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी के पास चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सर थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि मास इज कांस्टेंट। मास क्या होता है बेटा आपका? कांस्टेंट रहता है। मास हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। क्या मास कांस्टेंट रहता है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप कह ही नहीं सकते कि मास कांस्टेंट रहता है। गलत पढ़ा रहे हैं ना? गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझो। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बिल्कुल साइंस क्लियर। मैंने आज बोला इसका पोस्टमार्टम करके रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो हम कभी भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो जितना हाई लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम ही क्यों ना आ जाए। मास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ये सेंटेंस गलत है सर, हमें तो यही पढ़ाया गया कि मास कांस्टेंट होता है। ये सेंटेंस बेटा बिल्कुल गलत है। ये सेंटेंस कैसा है? अधूरा है। जैसे आप किसी के बिना अधूरे हो, देखो मुस्कान, ठीक है? तो मास क्या है? कांस्टेंट है। ये सेंटेंस अधूरा है। तो चलो पूरा करते हैं इस सेंटेंस को। मास कांस्टेंट नहीं होता, ये सेंटेंस सर अधूरा। तो सर पूरा सेंटेंस क्या होगा? पूरा सेंटेंस ये होगा बेटा, इन ऑर्डिनरी कंडीशंस, इन ऑर्डिनरी कंडीशंस मास इज कांस्टेंट। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब आप कह सकते हो मास कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही है सर। अरे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो। ऑर्डिनरी कंडीशंस में ही मास कांस्टेंट होता है। एक स्पेशल कंडीशन भी आती है जहां मास कांस्टेंट नहीं रहता। आइए जानते हैं वो स्पेशल कंडीशन क्या है। वो स्पेशल कंडीशन है बेटा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया कि मास भी आपका क्या करता है? वेरी करता है। कब? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट यहाँ पर आपका क्या है बेटा? रेस्ट मास है। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास है। और ये कैसा है? वेरिएबल मास है, यानी कि मास तो वेरी कर गया क्योंकि ये फॉर्मूला बन चुका है। तो कब वेरी करता है उस स्पेशल केस को जानते हैं। वेरिएशन कब आएगा? वो स्पेशल केस क्या है? तो वो स्पेशल केस है व्हेन यू, चलो यू हटा दें, तुम क्यों जा रहे हो? तुम तो वैसे भी नहीं जा पाओगे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू सी। जब आपकी वेलोसिटी किसके कंपेरेबल हो जाए? सी के कंपेरेबल हो जाए। सी का मतलब क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल। यानी कि जब आप इतनी तेजी से मोशन करने लगेंगे, कितनी तेजी से? कि आपकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो जाए। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से, जिनको नहीं आता उनको बता दूं। सी की जो वैल्यू होती क्या होती बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये प्रकाश की चाल है किसमें? निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में प्रकाश की जो चाल होती है वो मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप इस स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से जब चलने लगोगे तो वहां पे आपका मास भी क्या कर जाएगा बेटा? वेरी कर जाएगा। क्लियर है? तो मास ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वो ऑर्डिनरी कंडीशन क्या है? वो है आपकी मैकेनिक्स, वो है एनएलएम, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जहां आपकी जो वेलोसिटी है वो लाइट के कंपेरेबल नहीं होती, इसलिए आपके मास में कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? इसीलिए हम ये सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि मास कांस्टेंट होता है, मास वेरी नहीं करता। लेकिन ये एक आधा सेंटेंस आपको पढ़ाया जाता है क्योंकि आप तब छोटे होते हो और आधे भी होते हो दिमाग से। इसीलिए जब आप दिमाग से पूरे हो जाते हो तब आपको पूरी बात बताई जाती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े।
तो ये हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने जानी मास के बारे में। इसको मैं हटा रहा हूँ, अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने मास के इंट्रोडक्शन जान लिया, हमने मास के इंट्रोडक्शन के साथ साथ एसआई यूनिट जान ली, एसआई यूनिट के साथ ये भी जानना कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो बेटा क्या है? स्केलर है सर। स्केलर है तो क्यों है? क्योंकि अब खुद बताओ। ठीक है, अब खुद बताओ। अच्छा सर ठीक है, मास हमारा कांस्टेंट होता है, लेकिन कब? ऑर्डिनरी कंडीशन में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे कंडीशन क्या है? मास कांट बी जीरो। मास आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि अरे भैया सिंपल सी बात डेफिनेशन कहती है। डेफिनेशन क्या कहती? अमाउंट ऑफ मैटर है सर। अमाउंट ऑफ मैटर होगा तभी तो आएगा आपका मास। और कोई भी अगर मैटर का अमाउंट ही नहीं होगा, यानी कि कहीं पर मैटर ही नहीं होगा, तो वहां तो मास की बात ही नहीं होगी। तो मैटर होना बहुत जरूरी है, और अगर मैटर होगा तो मास जरूर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने जानी किसके बारे में? मास के बारे में। दूसरी बात, मास हमारा कांस्टेंट होता है, ये जो हमने जाना इसको समझते हैं। आप समझिए कि आप अर्थ पे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? अर्थ पे। और आपको उठा के मैं फेंक दूं कहाँ? जुपिटर पे। कहाँ फेंक दूं भैया? जुपिटर पे फेंक दूं। आप कहाँ बैठे हुए हो अभी? अर्थ पे बैठे हुए। लो डाल दिया अर्थ पे, एकदम सुंदर से बहुआ बन के बैठ गए। और ये सुंदर सा बच्चा जब जुपिटर पे जाता है तो जुपिटर पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तो क्या ये शांत बच्चे में हो ये जो गुस्सा बच्चा है, चलो इसको स्माइल करा दें, ये शांत है, ये देखो गुस्सा हो गया। तो इन दोनों के अमाउंट ऑफ मैटर में क्या कोई चेंज आया? मैंने क्या करी? स्टेट चेंज करी। अर्थ से उठा के फेंक दिया आपको जुपिटर पे। तो अर्थ पे आपका जो अमाउंट ऑफ मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर है, क्या जुपिटर पे जाकर आपने अमाउंट स्पेस में गिरा दिया? क्या आपके मैटर का अमाउंट तो कहीं नहीं गिरा। आपके वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही सब कुछ यहाँ पर भी है। यानी कि आपका मैटर का अमाउंट कहीं भी चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं मास क्या है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन कब? ऑर्डिनरी कंडीशंस में, सिर्फ ऑर्डिनरी कंडीशंस में। समझ में आ गया? ये था मास के बारे में हमारी पूरी डिटेल में डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मास के बारे में हमने जान लिया। इससे बाहर मास का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही नहीं सकता। एक टॉपिक और, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, वो क्या है कि ग्रेटर द मास व्हेन ग्रेटर इनर्शिया, यानी कि आपका मास जितना बढ़ेगा उतना ही आपका इनर्शिया बढ़ेगा। जी सर बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि मेरा मास है 50 kg, अगर मैं कहूं मेरा मास है 50 kg, ठीक है, तो आप कहोगे अरे सर आपको उठाना बहुत आसान। लेकिन अगर मैं वहीं कह दूं कि मेरा मास है 100 kg, तो उठा पाओगे? तो उठा नहीं पाओगे। यानी कि अगर मैं जब 50 kg का था तो मेरे इनर्शिया में चेंज करना तुम्हारे लिए आसान था, यानी कि मेरी स्टेट में चेंज करना तुम्हारे लिए आसान था। लेकिन जब मैंने अपना मास बढ़ा लिया 100 kg, तो क्या हुआ? इनर्शिया भी बढ़ गया, इसीलिए अब तुम हमें उठा नहीं पाओगे। क्लियर है? तो ये हमने पोस्टमार्टम कर दिया है किसका? मास का। हमने मास के बारे में सब कुछ जान लिया है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब बात करेंगे बेटा हम वेट के बारे में। हमने मास के बारे में जान लिया, उसकी पूरी डिटेल हमें पता चल गई। अब अगर कभी भी मास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो क्या आप उसको छोड़ोगे? बताओ। मास से रिलेटेड क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्या? अब तो नहीं छोड़ सकते सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलो, मास का हो गया। अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? वेट के बारे में। किसके बारे में? वेट के बारे में। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? डेफिनेशन से। वेट आखिर है क्या? क्यों हम वेट को अलग और मास को अलग कहते हैं? वेट बेटा एक्चुअल में जो आप सोचते हो वो नहीं है। हाँ, वेट एक तरह का क्या है? फोर्स है। वेट एक तरह का क्या है बेटा? फोर्स है। अरे सर फोर्स है तो फोर्स क्यों नहीं कहते? वेट को हम फोर्स क्यों नहीं कहते? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। कह सकते हैं, बस कहते नहीं है। हमने वेट इसका नाम रखा हुआ है। और वेट है क्या? अब आती बात डेफिनेशन पे। किसके आती है? डेफिनेशन पे। तो मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि धरती माता जितने पावर के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती हैं उसे ही क्या कहते हैं, वेट कहते हैं ऑब्जेक्ट का। यानी कि मेरे पास ये है मार्कर, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ूं तो ये कहाँ जाएगा, धरती माता के पास नीचे पहुंच जाएगा, अंदर नहीं घुस जाएगा, सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है, कईयों को तो यही नहीं पता है रहते कहाँ हैं भैया, सरफेस पे रहते हैं अर्थ के। ठीक है, तो सरफेस पे गिर जाएगा। तो इसको क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया, किसने, धरती माता ने। धरती माता ने इस पे एक फोर्स लगाया है, वो फोर्स ही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमने बताया आपको, अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं तो एनएलएम जाके पढ़िए, नहीं तो ग्रेविटेशनल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल में समझाऊंगा कि इस पे एक लगा है फोर्स जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसकी वजह से लगा हुआ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर है जो उस अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो वो जो अमाउंट है पावर का, पावर के अमाउंट यानी कि मैग्नीट्यूड, उस पावर के मैग्नीट्यूड को ही जिससे धरती माता ने इस मार्कर को क्या है, नीचे खींचा है, उसे ही क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। समझ में आया। तो वेट क्या है, मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये मार्कर छोड़ा, नीचे गिरा, कितनी पावर से खींचा गया, उसी पावर को क्या कहेंगे, वेट कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का। समझ में आ गया, ये थी डेफिनेशन। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। किसकी, एसआई यूनिट बहुत सुना है ना, केजी वेट। मेरा 70 किलो वेट है, मेरा 80 किलो वेट है, मेरा 73 है। ठीक है, वेट है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है वेट की, जल्दी बताइए। सर वेट तो हम नापते हैं केजी में, नापा है कभी अपना वेट, देखो कितना खा खा के चौड़े हो रहा हूँ। तो वेट एसआई यूनिट वेट की क्या होगी, सर केजी में नापते हैं तो केजी। तो मास और वेट में फिर डिफरेंस क्या है, अरे सर बिल्कुल केजी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर आपने लिख रखा है कि वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। सर वेट अगर एक तरह का फोर्स है तो यूनिट भी क्या होनी चाहिए, फोर्स वाली ही तो होनी चाहिए। तो यूनिट अगर फोर्स वाली होगी तो न्यूटन। क्लियर, तो वेट की यूनिट न्यूटन आ गई। क्लियर हो गया, समझ में आया। अच्छा सर ऐसा यूनिट समझ में आ गई। कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी बताना बहुत आसान। वेट फोर्स है, फोर्स है क्या, वेट फोर्स है। फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट को वेक्टर होने से कौन रोकेगा, तुम। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेट भी फोर्स है। क्लियर हो गया, कोई समस्या। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। वहां हमने पढ़ा मास कांस्टेंट होता है, वेट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू प्लेस। यानी कि प्लेस टू प्लेस आपका वेट क्या हो जाएगा, चेंज होता जाता है। यानी कि अगर आप आज यहाँ पे खड़े हो, कल आप कहीं पहाड़ी इलाके पे चले जाएं तो आपका वेट वेरी कर जाएगा। आप समुद्र के अंदर चले जाएं तो आपका वेट वेरी कर जाएगा। आप अपने प्लेनेट को छोड़कर कहीं बाहर चले जाएं तो आपका वेट वेरी कर जाएगा। तो वेट क्या करता है, प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। अच्छा सर ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेट जीरो नहीं हो सकता। वेट कैन बी जीरो। भैया वेट जीरो हो सकता है, वेट जीरो नहीं हो सकता। क्यों भैया, वेट क्या है, फोर्स है। क्या फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जीरो नहीं हो सकता क्या, कभी हो सकता है सर, बिल्कुल। तो जब फोर्स जीरो हो सकता है तो वेट भी जीरो हो सकता है। कब, कंडीशन क्या है, क्वेश्चन आ गया कि वेट है जीरो, कंडीशन 4 ऑप्शन में दे दी। कंडीशन क्या है, बिल्कुल आसान। क्या, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का सम या एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट आपका अगर जीरो है तो मैं कहूंगा उस ऑब्जेक्ट का वेट भी जीरो है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये थी वेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। क्या क्या, फिर से रिकैप करते हैं जल्दी से। वेट क्या है, मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला। एसआई यूनिट न्यूटन, वेक्टर क्वांटिटी है, वेट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्लेस, और वेट हमारा जीरो भी हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब